नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। संडे के दिन शाम को 5 बजे आपको एक प्रोग्राम मिलता है जिसका नाम है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्रमुख संगठन। इन प्रमुख संगठनों में हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो अलग अलग प्रमुख संगठन हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। अलग अलग विषयों पर हम यहाँ बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, तो हम आज बात करने वाले हैं UNFCCC। इसको क्या कहा जाता है, तो ये जो चीज है इसी को कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है पूरे विश्व भर में क्लाइमेट चेंज के लिए। किसके लिए काम कर रही है ये, तो जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए काम करती है। आज इसके बारे में ही हम समझेंगे। और ये जो संगठन था ये कब बना, तो आपने पृथ्वी सम्मेलन के बारे में सुना हुआ है। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डियो जेनरियो में, जो उस समय की ब्राजील की राजधानी हुआ करती थी रियो। तो वहां पर इसको आयोजित कराया गया था और बहुत सारी चीजें बनी थी उस समय। उस समय जैव विविधता के लिए आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बनाया गया था। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD बनाया गया था। उस समय एक जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक संगठन बना जिसको आप UNFCCC कहते हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ ये संगठन कब बन गया, पृथ्वी सम्मेलन 1992 के आधार पर बना था। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसकी क्या रूपरेखा है, इसके क्या लक्ष्य हैं, इसके क्या सिद्धांत हैं, इसके क्या चुनौतियां हैं, ये सारे विषयों पर हम आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और बात करेंगे हम एक और नए टॉपिक पर, UNFCCC। देखा जाए तो इस प्रोग्राम की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप चैनल पे जाएंगे तो इसकी प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नाम से मिलेगी आपको। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से सर्च करेंगे तो मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी कवर की हुई है और इसमें हम राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी बातें करते हैं। जैसे लास्ट सेशन में हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कवर किया था। इससे पहले भी हमने बहुत सारे सेशंस लिए हुए हैं जिसमें ब्रिक्स के बारे में, आसियान के बारे में, नाटो के बारे में, इंटरपोल के बारे में, सार्क देशों के बारे में, I2U2 क्या होता है, IMF क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मैंने संगठन कराए हुए हैं। वैसे ही आज हम इसकी भी समीक्षा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि मॉर्निंग बैच स्टडी IQ लेकर आ गया है P2I में। P2I यानी प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, जिसमें आपको दिल्ली आना है, दिल्ली में रहना और सारी तैयारी करने का मौका स्टडी IQ की तरफ से मिल रहा है। तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। P2I बैच ये हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश माध्यम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और इसका कॉस्ट क्या है, 29,999। अगर आप कोड यूज करेंगे मनीष लाइव तो इसको आप यूज कर सकते हैं। 10 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, सुबह 8 बजे इसकी क्लासेस होंगी। तो मनीष लाइव अगर आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं किसी भी माध्यम में। इसके अलावा कोई भी तरह के डाउट्स आते हैं, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, इस टेलीग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं। ये मेरी मेल आईडी है, इस पर आप मेल कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम आईडी है, ये ट्विटर हैंडल, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। PDF के लिए भी इस जगह पर चले जाइए। चलिए तो आ जाते हैं हम किस बात पर, जो आज हमारा जो टॉपिक है जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम है बॉन। जर्मनी के बॉन शहर में आपको UNFCCC का हेडक्वार्टर देखने मिलेगा। लेकिन इसको शुरू करने से पहले ये संगठन बना कैसे, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, पूरे विश्व भर का पर्यावरण की ओर ध्यान खींचने के लिए 1972 में एक सम्मेलन हुआ था, जिस सम्मेलन को कहा जाता था स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन जब 1972 में आयोजित हुआ तो उसमें विश्व भर के कई प्रतिनिधि गए, भारत की तरफ से भी गए, जो भारत की उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी वो भी गई। तो उस समय पर्यावरण विषय पर बात हुई, सारे विश्व में एक सहमति जताई गई। उसके बाद ये कहा गया कि हम हर 10 साल में पर्यावरण को देखते हुए मिलेंगे और कई विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। तो 1972 से ये सिलसिला शुरू हुआ। 1972 से अगर हम बात करें तो यहां से ये बातचीत चालू हो गई। 1972 में सबसे पहली बार हुआ। 1982 में नैरोबी
जो केन्या के अंतर्गत है, वहां सम्मेलन हुआ। 1972 में स्टॉकहोम में हुआ, और 1992 का महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ जो कि कहां पे आयोजित किया गया था, रियो में। अब इस रियो में एक विषय और आ गया था, क्योंकि विश्व भर में कार्बन उत्सर्जन काफी तेजी से बढ़ रहा था और देखने मिला कई देशों के अंतर्गत कि जलवायु में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। तो जलवायु से किस तरीके से लड़ा जाए और जलवायु परिवर्तन को किस तरीके से मैनेज किया जाए, कई देशों में जो उनका प्रबंधन किया जाए, तो फिर क्या बनाया गया, एक क्लाइमेट चेंज के लिए एक अलग चीज हुई। उसमें बहुत सारे विषयों पर डिस्कशन हुआ था पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत, क्योंकि पृथ्वी के लिए पूरा विषय जो है डिस्कस हो रहा था। तो वहीं पर क्लाइमेट चेंज के लिए एक संगठन बनाया गया जिसको आप UNFCCC कहते हैं, जिसके बारे में आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं। इसके अलावा और भी चीजें हुई, जैसे CBD बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए यानी जैव विविधता के लिए बात हुई, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए बात हुई, सतत विकास पर बात हुई। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है UNFCCC। तो ये बन कब गया, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के बाद बना, और इसमें यही बात हुई कि हम जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अब ऐसा प्रयास करेंगे कि हम हर वर्ष मिलें। तो 1992 में इसकी रूपरेखा तैयार हो गई थी। किस संगठन की बात की जा रही है, तो UNFCCC की बात की जा रही है। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ये आयोजित हुआ था 3 से 14 जून 1992 में, जिसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो ये पृथ्वी सम्मेलन जब आयोजित हुआ तो इसमें एक रूपरेखा रखी गई, किस चीज की, UNF। इसकी मैंने हेडक्वार्टर बताया आपको, इसका हेडक्वार्टर जर्मनी के बॉन शहर में है। और अभी हाल ही में बॉन में, अगर हम अभी भी देखें तो जून माह में क्या हुआ, बॉन में एक अभी पूरा सम्मेलन हुआ था कि COP28 की बैठक होने वाली है। COP28 जो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे COP आपको पढ़ने होते हैं, जैसे COP1 कहाँ हुआ, तो वो बर्लिन में हुआ था। मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यही जो संगठन बना, इन्होंने कहा कि हम पहले 10 साल में मिलते थे। तो इस 1992 में जब UNFCCC की रूपरेखा रखी गई तो इसके बाद प्रयास किया गया कि अब हर साल मिला जाए और जलवायु परिवर्तन के लिए सचेत हुआ जाए। तो ये अलग अलग जब वर्षों में मिलते हैं तो इसी को COP कहा जाता है या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। तो ऐसे 1995 से अभी तक 2023 में हम हैं, तो लगभग 28 सम्मेलन होने जा रहा है। 28वां अभी होगा इस साल के अंत में, आपका दुबई के अंतर्गत, जिस UAE उसको आयोजित करा रहा है, और इसमें दुबई शहर में हो रहा है। जैसे COP27 हुआ था शर्म अल शेख मिस्र में, तो ऐसे ही COP1 की बात करें तो वो बर्लिन में हुआ था। COP2 जो है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में हुआ था। COP3 जो है वो आपका क्योटो जापान के अंतर्गत हुआ था। तो ऐसे अलग अलग आपको देखने मिलते रहते हैं कि भाई COP कौन कौन से हुए हैं, जिसमें COP21 की भी बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। या अगर हम बात करें COP8 जो था वो भी महत्वपूर्ण है, कहाँ हुआ था उसके बारे में भी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। तो UNFCCC उस समय इस तरीके से रूपरेखा के साथ 1992 के पृथ्वी सम्मेलन का एक प्रमुख मुद्दा था सतत विकास, जैव विविधता, मरुस्थलीकरण के अलावा, और यहीं से शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा इसके उद्देश्यों की बात करें तो वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना सबसे प्रमुख इसका उद्देश्य हो जाता है। देखिए इसके अंतर्गत अगर आपसे कोई पूछे कितने सदस्य हैं तो आप बताएंगे 197 सदस्य वाला ये जो है आपका UNFCCC होता है। इसमें 196 देश हैं और एक है यूरोपीय संघ। तो ऐसे कुल मिलाकर इसमें कितने हो गए, 197 सदस्य देश हो गए। इसके कब बन गया था, तो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के बाद रूपरेखा, 1994 में पूरी तरह से इसका संगठन हुआ, और 1995 से इसके सम्मेलन होने लगे, जिनको हम किस नाम से बुलाते हैं, COP। अब इन COPs में बात क्या होती है, अब एक COP हुआ, 2 COP हुआ, जैसे अभी 28वां दुबई में हो रहा है, 27वां शर्म अल शेख में हुआ था, 26वां ग्लासगो में हुआ था, तो इससे पहले जो 25वां हुआ था वो मैड्रिड में हुआ था। तो ये सारे COP होते तो रहते हैं, लेकिन COP में बातचीत क्या की जाती है, तो यही उद्देश्य होता है कि भाई कार्बन उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस जो भी चीजें होती हैं, या जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि पृथ्वी के अंतर्गत जलवायु में परिवर्तन आने लगे। जलवायु में परिवर्तन आने की सबसे बड़ी वजह हम ग्रीन हाउस गैसेस को दे रहे हैं। कौन है ये ग्रीन हाउस गैस, तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी में मीथेन आ जाता है, इसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाता है, परफ्लोरोकार्बन आ जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है, इसके अलावा इसी में जल वाष्प आ जाते हैं, इसी में ओजोन आ जाता है, इसी में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आ जाता है। तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं, पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रहे हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि भाई क्या किया जाए, इन ग्रीन हाउस गैस
की सांद्रता को कम किया जाए, सतत विकास को बढ़ावा दिया जाए, ऐसा विकास किया जाए जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये विश्व उसी तरह से मिले जैसे हमें मिल रहा है, और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायता मिले। क्योंकि आज की डेट में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो उन देशों की देन थी जिन्होंने औद्योगिकरण के समय बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, बहुत उद्योग लगाए, कार्बन उत्सर्जन किया, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को बहुत तेजी से बढ़ा दिया। तो उन देशों के कारण आज जो विकासशील देश हैं उन पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो इसलिए ये जो उद्देश्य रखता है कि विकासशील देशों का भी विकास हो, साथ साथ विकसित देश तो विकसित हो ही चुके हैं तो वो भी सहायता दें किनको, विकासशील देशों को। तो इस उद्देश्य के साथ ये काम करता है। इसके सिद्धांत या प्रिंसिपल्स की बात करें तो सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां, अगर हम इस चीज की बात करें तो भाई कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इसके अंतर्गत बांटी जाती है कि विकसित देशों को क्या करना चाहिए, विकासशील देशों को क्या करना चाहिए, जो अभी बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है उनको क्या करना चाहिए। कई तरह के एहतियाती सिद्धांत इसमें जारी किए जाते हैं कि भाई जैसे आपने एक पेरिस समझौता सुना हुआ है या फिर क्योटो प्रोटोकॉल सुना हुआ है, ये इसी से निकल कर आया है। तो इनके सिद्धांतों पर यही काम करना है कि भाई किसी भी तरह से हम जलवायु परिवर्तन को रोकना है। जो पृथ्वी का तापमान लगातार औद्योगिकरण से बढ़ता जा रहा है 2 डिग्री, और आगे ये भी बताया जा रहा है कि भाई 5 डिग्री तक भी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ने से रोकने के लिए ये पूरे सिद्धांत के तौर पर काम करते हैं। कई तरह के प्रोटोकॉल, समझौते, इस तरीके की चीजें लाते हैं। सतत विकास और अंतर पीढ़ीगत समानता की बात की जाती है इसके अंतर्गत। तो इन सिद्धांतों पर ये पूरी तरह से खरे उतरते हैं। इनकी प्रतिबद्धताएं क्या है? तो इनकी प्रतिबद्धताओं में अगर हम बात करें तो सबसे पहले शमन करना। किस चीज का शमन करना? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ये इनका मेन लक्ष्य है। मतलब इनकी कुछ प्रतिबद्धताएं हैं, मतलब इनके कुछ कमिटमेंट्स हैं। ये जो मिलते हैं, हमेशा बातचीत करते हैं, तो उस पर क्या प्रतिबद्धताएं रखते हैं। तो इनका सबसे मेन चीज है शमन करना, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना जिससे विकसित देश अग्रणी हो। इसके अलावा अनुकूलन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए रणनीति विकसित करना, अलग अलग तरीके की तकनीक का इजाद करना जिससे जलवायु परिवर्तन कम किया जा सके, कई तरह के सुझाव देना, कई तरह के प्रतिबंध लगाना, कार्बन क्रेडिट जैसे कई तरह के सुझाव लेकर आना। इसके अलावा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, यानी मान लिया जाए कि आज भारत में बिजली बन रही है, अब बिजली बनने में कोयले का इस्तेमाल हो रहा है तो उससे कार्बन उत्सर्जन तो हो रहा है, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं हो रहा है, अमेरिका में ऐसा नहीं हो रहा है। तो वो जो टेक्नोलॉजी है उसका भी क्या करना, ट्रांसफर करना, हस्तांतरण करना, ताकि भारत भी कार्बन कम उत्सर्जन करे। ये एक उदाहरण है। ऐसा इसके अंतर्गत जो है इसकी प्रतिबद्धताएं हैं। और पैसा भी प्रदान करना, मतलब शमन और अनुकूलन प्रयासों में विकासशील देशों का समर्थन करना। तो कैसे विकासशील देशों का समर्थन होगा? उनको टेक्नोलॉजी दे दी जाए। अगर मान लिया जाए कि भाई आज मीथेन का उत्सर्जन सबसे ज्यादा कृषि में होता है, तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिससे मीथेन का पर्यावरण में जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम किया जा सके, उसको स्टोर कर लिया जाए, कार्बन सिंक में उसको परिवर्तित कर लिया जाए। तो ऐसी टेक्नोलॉजी हो या ऐसा पैसा भी अगर किसी टेक्नोलॉजी में लग रहा है तो विकसित देश विकासशील देशों को प्रदान करें। इसी की प्रतिबद्धताओं में 2 महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं जिनमें एक आपका कहलाता है सीओपी। सीओपी जो मैंने बताया पार्टियों का सम्मेलन है, या इसी को कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और मैंने आपको बताया भी कि भाई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कब से शुरू हो गया? 1995 से शुरू हो गया था, और आज हम पहुंच गए 2023 में। और 2023 में जो कॉप की बैठक हो रही है वो कॉप की 28वीं बैठक हो रही है। कहां हो रही है? दुबई में आयोजित हो रही है। तो अगर हम कॉप की बात करें तो इसमें कॉप पहला जो हुआ वो बर्लिन में हुआ था, बर्लिन जर्मनी के अंतर्गत। कॉप तीसरे की बात करें तो कॉप तीसरा हुआ क्योटो में, जापान के अंतर्गत हुआ है। ऐसे अलग अलग इसके आयोजन होते रहे हैं। तो भाई चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए वार्षिक बैठकें होती हैं। 2020 में कोविड के समय हो नहीं पाई, लेकिन अब जो है लगातार हो रही है। ग्लासगो में हुई, शर्म अल शेख में हुई और दुबई में हुई। तो अभी ये 28वीं बैठक इस साल में प्रायोजित है। इसके अलावा पेरिस समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी, जिसको क्या कहा जाता था? कॉप 21। कॉप 21 की जो बैठक हुई थी ये पेरिस में हुई थी, और इसी में एक समझौता किया गया था जिसको पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने और 1.5 डिग्री सेल्सियस हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। किसके अंतर्गत? पेरिस एग्रीमेंट में। बाद में अमेरिका इससे हट गया जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी। तो ये जो चीज थी, ये प्रतिबद्धताएं इन्होंने शो की थी। इसी में क्योटो प्रोटोकॉल भी आया है। तो अगर हम बात करें तो ये जो पूरी की पूरी चीज हुई कि 1972 में हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन, उसमें पर्यावरण पर चर्चा हुई। इसके अलावा 1982 में नैरोबी में हुआ, जो कि बहुत सफल नहीं हुआ। 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन था, उस पृथ्वी सम्मेलन से रूपरेखा रखी गई किसकी? UNFCCC की।
इसको जर्मनी के बॉन में स्थापित किया गया और इसकी जो पहली यहाँ पे बातचीत की गई पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत कि अब हम हर साल मिलेंगे और जलवायु परिवर्तन के लिए परिवर्तन लाएंगे। तो इन्होंने यहां से पूरी तरह से प्रयास करना चालू किया। अब ये प्रयास जो है 1995 से शुरू हुआ। 1995 में सबसे पहले कॉप पहली बैठक हुई, जो मैं आपको बता भी चुका हूं कहां हुई, बर्लिन में हुई। और ये वर्ष कौन सा था, 1995 का, इसमें बातचीत हुई। फिर कॉप दूसरा जो हुआ ये जिनेवा में आयोजित हुआ, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। वर्ष कौन सा था, 1996। हर साल एक एक साल में ये लोग मिलना चालू हो गए थे। फिर जो कॉप 3 था ये बहुत महत्वपूर्ण रहा, जिसको क्योटो, जापान का शहर है क्योटो, वहां पर आयोजित हुआ 1997 में। तो कॉप 3 जो था इसमें क्योटो की रूपरेखा रखी गई थी। अब भाई क्योटो प्रोटोकॉल की अगर रूपरेखा की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि भाई CO2 को कार्बन उत्सर्जन जो है इसमें गिरावट लाना। तो यहां पर इसकी बातचीत तो हो गई थी, लेकिन इस पे कोई भी तरह का निर्णय नहीं आ पाया था। तो निर्णय नहीं आने के कारण इस पर और बार बार और भी कई विषयों पर बातचीत होना चालू हो गई थी। तो देखा जाता है कि भाई इसके बाद एक बैठक जो हुई, कॉप 5 की बैठक जो थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण हुई। कॉप 5 किस वर्ष हुआ होगा, तो भाई 1998 के बाद 1999 में हुआ होगा। तो 1999 में फिर बातचीत की गई थी। इसके अलावा बताया जाता है कि भाई ये जो इस पे क्योटो प्रोटोकॉल जो था इस पे कई तरह के रोड मैप्स बने, लेकिन फाइनली एक सम्मेलन हुआ जिसको 2005 का सम्मेलन कहा जाता है। 2005 में एक सम्मेलन हुआ था और ये कहां पे हुआ था, तो इसी को कॉप 11 कहा जाता है। और ये कॉप 11 हुआ कनाडा के मॉन्ट्रियल में। और मॉन्ट्रियल में सारे लोग सहमत हो गए, जो क्योटो की अलग अलग रोड मैप्स जारी हो रहे थे। इसके बाद जो कॉप 11 था इसी को बोला जाने लगा मॉप 1। तो ये मॉप 1 अगर आपको कहीं देखने मिलेगा तो उसका मतलब कॉप 11 से ही शुरू हो गया। इसी को मिनिस्ट्री ऑफ पार्टीज कहा जाता था। इसमें पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सारे लोग मिलते थे, फिर इन्हीं के जो मिनिस्टर्स होते थे उनकी भी चर्चा होना चालू हुई। कहां से, मॉन्ट्रियल से, 2005 से। तो यहां से आपको ये वर्ड मिलेगा मॉप 1, मॉप 2, मॉप 3, मॉप 4। जैसे 2006 का जो है उसको आप कॉप 12 भी बोलते हैं और उसको मॉप 2 भी बोलते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें एक और परिवर्तन कब आया, तो इसको एक परिवर्तन आपको देखने मिलता है कॉप 21 से। कॉप 21 की जो मैंने आपको बताया था कहां पर आयोजित हुआ था, पेरिस में हुआ था। तो इसको अब 2 नाम यहां से मिल गए। कौन कौन से नाम है, तो देखिए यहां पर मॉप 1 से चालू हो गई थी कहानी। तो 2005 में जो हुआ वो क्या हो गया, कॉप 1 हो गया। 2006 में कॉप 2 हो गया। तो ऐसे ही जो कॉप 21 था, कॉप 21 जो है वो आपका मॉप 11 बना। और मॉप 11 जो है इसमें एक और चीज आई, कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर एग्रीमेंट। तो इसको CMA 1 कहा गया। याद रखिए सबसे पहले कॉप हो रहे हैं तो हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रहा था, ये चलता रहा है, अभी भी होगा। कहां होगा, 2028 का दुबई में होगा। तो वो कॉप 28 है। लेकिन हुआ क्या, 2005 में जब मॉन्ट्रियल में क्योटो प्रोटोकॉल पर सब देशों की सहमति बन गई, तो उस सहमति बनने के बाद इसको एक और चीज नाम दिया जाता है मॉप, मिनिस्ट्रीज ऑफ पार्टीज, यानी MOP। तो MOP 1 का सिलसिला वहां से चालू हो गया है। अब MOP 1 जो है वहां से चालू हुआ है, कब से, 2005 से चालू हुआ है। तो उसके बाद से ये जो कॉप 11 को ही मॉप 1 कहा जाता है। लेकिन 2015 में जो मॉप 11 या फिर कॉप 21 या उसी को बाद में नाम दे दिया गया CMA, कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स एग्रीमेंट कहा जाता है। तो ये CMA 1 है। कब से, 2015 की घटना से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अभी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कॉप 28 हो रहा है। एक नए पेज पे ले लेते हैं। तो देखिए अभी जो हो रहा है ये क्या है, कॉप 28 है। तो कॉप 28 की बात करें और कॉप 21 की बात करें, तो कॉप 21 हुआ 2015 में। इसको हमने नाम क्या दे दिया, मिनिस्ट्रीज ऑफ पार्टीज एग्रीमेंट 11। ये 11वां था। और यहीं से मैंने आपको बताया एक और चीज बन गई, CMA 1। इसके बाद जब कॉप 22 हुआ होगा, कॉप 23, कॉप 24,
कॉप 25, कॉप 26, कॉप 27, कॉप 28। तो इनके नाम जो हैं ये हुआ 2016 में, ये 17 में, ये 18 में, ये 19 में, ये होना था 20 में लेकिन हो पाया 21 में, ये हुआ आपका 22 में और अब हो रहा है 23 में। तो देखा जाए तो यही अगर आपसे कोई पूछ ले कि कॉप 22 को क्या कहा जाता है तो मॉप 12 कहा जाता है, और मॉप 12 ही क्या है, CMA 2 है, ये CMA 3 है, ये CMA 4 है, ये CMA 5 है, और जो आपका 2026 में कॉप 26 जो था इसी को क्या बोला जाता है, CMA 6 जो कि ग्लासगो में हुआ था, और CMA 7 शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ था, और अभी जो हो रहा है ये CMA 8 है। जो कॉप 28 है यही इसी चीज को आप क्या कहेंगे, CMA 8 कहेंगे। या फिर मॉप के हिसाब से देखा जाए तो मॉप 12, मॉप 13, मॉप 14, मॉप 15, मॉप 16, मॉप 17, मॉप 18। तो मिनिस्ट्रीज ऑफ पार्टीज का 18वां सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्ट्री एग्रीमेंट का 8वां सम्मेलन, और कॉप का 28वां सम्मेलन कब हो रहा है, 2023 में। कहां हो रहा है, तो दुबई के अंतर्गत आयोजित हो रहा है, जिसमें आपका अबू धाबी ऑयल कंपनी के जो अध्यक्ष हैं जब्बार साहब, उनको अध्यक्षता मिली है, उसका विरोध भी हो रहा है। तो इस तरीके से ये कॉप, मॉप और CMA के नाम दिए जाते हैं। इनका पूरी तरह से आयोजन, इनका रहना, इनकी सारी व्यवस्था, इस प्रोटोकॉल में जो समझौते हुए हैं उनकी देखरेख, उनका आकलन, ग्रीन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट, इन सारी चीजों की जो समीक्षाएं करता है वो कौन करता है, वो UNFCCC करता है, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इनको पूरी तरह से देखता है। तो आपको ये समझने आ गई होगी। इनकी कुछ चुनौतियां भी हैं कि भाई महत्वाकांक्षा क्या है, मजबूत प्रतिबद्धता की मांग करती है। अब इसमें ये सारी चीजें डिस्कस तो होती हैं, जैसे 2013 में वॉर्सो में इनका डिस्कशन हुआ कि हम कई तरह की ग्रीन हरित चीजों को अपनाएंगे, लेकिन नहीं अपना पाए। तो ये सारी चुनौतियां इनको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि सारे सदस्यों को लेकर चलना है, 197 सदस्य हैं। तो इनकी महत्वाकांक्षाएं तो हैं कि मजबूत प्रतिबद्धताओं की मांग करती है, लेकिन कई देश पीछे हट जाते हैं। जैसे पेरिस एग्रीमेंट में जब बराक ओबामा हुआ करते थे प्रेसिडेंट, कहां के, अमेरिका के, तो उन्होंने उस पर एग्री किया था, लेकिन 2017 में जैसी ट्रम्प सरकार आई उन्होंने बोला कि हम जलवायु परिवर्तन के लिए कोई काम नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा समानता, जिम्मेदारियों के लिए उचित वितरण पर बहस होती है कि भाई जो विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं दोनों पर आप एक ही तरह के प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो। इसके अलावा वित्त पोषण, प्रतिज्ञा और प्रदान की गई वित्तीय सहायता के बीच का अंतर की बात होती है। कमजोर प्रवर्तन तंत्र की भी बात होती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक महत्वाकांक्षी, निष्पक्ष वितरण, पर्याप्त वित्त पोषण और मजबूत प्रवर्तन के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। जो किसके लिए लक्ष्य रखे गए हैं या किसके लिए चुनौतियां हैं, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए ये सारी चीजें आती हैं। इसी पर आधारित एक प्रश्न है आपके लिए। यह प्रश्न है कि UNFC का संक्षिप्त रूप क्या है। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन पर एक अंतरराष्ट्रीय समझौता, संयुक्त राष्ट्र के लिए एक विरासती केंद्र, पानी प्रबंधन पे समझौता या खाद्य सुरक्षा पे समझौता। तो इसका आंसर आपको करना है। इसका सही आंसर कहां मिलेगा, तो इसका सही आंसर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो वहां पर जोड़कर इसकी PDF भी ले लीजिएगा, आंसर्स भी ले लीजिएगा। इसके अलावा कोई डाउट आता है तो इस मेल ID पर और इस इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टडी IQ का P2I नेक्स्ट बैच आ चुका है। ये मॉर्निंग बैच है, सुबह 8 बजे से इसकी क्लासेस होंगी, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसकी फीस 29,999 है। अगर आप कोड यूज करते हैं मनीष लाइव, तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश कोई भी तरह का आप इसमें कोर्स एनरोल कर सकते हैं। 10 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, सुबह 8 बजे इसकी टाइमिंग है। कहीं पर भी कोर्स रिलेटेड कोई डाउट आता है तो भी सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। और लेक्चर आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।